होते हैं मोशन के? 3 सर। 3, राइट। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया। तो पहले हम बात करते हैं कि इनर्शिया जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज इनर्शिया? ये जो है ना इनर्शिया जो हमने ऑब्जेक्ट टू स्टे इन इट्स मोशन और रेस्ट। यस, इन सिंपल वर्ड बोलो तो बोलो लेजीनेस। ठीक है, मतलब मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। आई डोंट वांट टू चेंज माई सेल्फ। ठीक है ना? तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, या फिर यू कह सकते हो कि एन ऑब्जेक्ट विल बी इन सेम स्टेट, ठीक है, इफ नो external force is there. That means if a object is stationary, suppose अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ठीक है, इसको बोला एट रेस्ट, मान लो मास m है, तो हम क्या बोलेंगे? इट विल always be at rest until until what? Sir, an external force is an applied. external unbalanced forces applied, right? तो फिर ये अपना स्टेट चेंज करेगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट अपना वेलोसिटी से जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? इट विल ऑलवेज मूव विथ वेलोसिटी v until, सेम लाइन ये वाली, an external unbalanced force is applied on the object। तो ये जो चीजें हैं कि वो स्टेशनरी है या फिर वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ये जो चीजें हैं इसको बोलते हैं स्टेट्स। कि जो पार्टिकल है उसका स्टेट क्या है। जैसे अब तक तुमने स्टेट पढ़े होंगे ना, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये होते हैं ना। तो दिस इज द स्टेट ऑफ एन मैटर। वैसे ही इफ आई गो इनटू दिस विल बिकम, ये कौन है भाई? 022, हाँ भाई, सिवुड 022 कहाँ पे हो? सिवुड 022, नाम क्या है भाई तुम्हारा? हाँ यार, तो ये सब जो है ये स्टेट्स हैं। तो जैसे कि ये है, इसका स्टेट है एट रेस्ट, दैट मीन्स ये हमेशा आलसी की तरह बैठा रहेगा यहाँ पे जब तक कि तुम कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। तो इन सबको बोलते हैं इनर्शिया, कि इस बॉडी का इनर्शिया ये है। ठीक है,
तो यहाँ पे आते हैं। तो अब जो थोड़ा सा इनर्शिया की बात करते हैं, उससे पहले एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। नाम सुना है? क्या मतलब होता है ट्रांसलेशन मोशन का? जैसे सर्कुलर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, पैराबोलिक मोशन होता है, वैसे ही एक मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन मोशन? मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ। नहीं ना, जरूरी नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी अपना ट्रांसलेशन मोशन है। बताओ बताओ। अदिति इतना लेट कैसे आई? नहीं सर, वो नाम डालना भूल गई थी। हाँ हाँ भाई, ट्रांसलेशन मोशन जैसे अब भाई तुमको बताता हूँ। सपोज एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, एक इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये होंगे ना मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, या फिर बोल सकते हैं पॉइंट्स। सपोज इसका वेलोसिटी v है, तो आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। सो ट्रांसलेशन मोशन का डेफिनेशन लिखते हैं, इफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल पॉइंट, जैसे ये है ना, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, हैव सेम एक्सेलरेशन, सेम वेलोसिटी, सेम डिस्प्लेसमेंट, तो हम बोलते हैं कि ये जो तुम्हारे पास में जो तुम्हारे पास मोशन हो रहा है इन सेम टाइम, तो ऐसा जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। जैसे कि तुम सर्कुलर मोशन की बात करें, तो सपोज हमारे पास में एक ये है ना, रॉड है एक, ठीक है, इसको मैंने क्या सर्कल में घुमाया, तो यहाँ वाले पार्टिकल का तो इतना डिस्टेंस होएगा, यहाँ वाले पार्टिकल का इतना डिस्टेंस होएगा, यहाँ वाले पार्टिकल का अपने इतना डिस्टेंस होएगा। तो हर पार्टिकल का जो डिस्टेंस हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है, अलग अलग हो रहा है ना। तो ये नहीं, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो अभी तक हम सिर्फ कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन ही पढ़ेंगे। तो इन ट्रांसलेशन मोशन फैक्टर दैट डिसाइड इनर्शिया। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ एक बार। बॉडी इज, तो मैं बता रहा था ट्रांसलेशन मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, सब पार्टिकल का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, उनका डिस्टेंस ट्रेवल हैज टू बी सेम। जैसे कि ये पूरा बॉक्स उठ के यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, तो ये जो पार्टिकल है इसने अपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने भी उतना ही किया है। अगर इसके ऑपोजिट एंड में आता हूँ, कहते सर्कुलर मोशन में, सपोज एक मेरे पास में ये है ना, रॉड है एक, ये रॉड अगर घूम रही है पूरा, कि इसने अगर एक साइकिल पूरा कंप्लीट कर लिया है, सर्कल पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इसके ऊपर सपोज एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट का जो कहते हैं सर्कल है वो अलग अलग है। तो मतलब तीनों पॉइंट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो अलग अलग है। तो ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, ये कैसा है, सर्कुलर मोशन। तो हम अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन मोशन। तो बताओ ट्रांसलेशन मोशन में इनर्शिया वाला जो फैक्टर है उसको कौन करता है डिसाइड। जैसे मतलब कि इनर्शिया का एक अपना एग्जांपल देता हूं तुमको। सपोज तुम हो, तुमको पता है कि तुम्हारा एग्जाम 15 डेज बाद में है, ठीक है, तो तुम्हारा जो पढ़ने का मन नहीं करता ना, थोड़ा कम कम पढ़ते हो, और अगर यही बोलें कि तुम्हारा एग्जाम कल है तो तुम पढ़ते हो, ज्यादा पढ़ते हो, राइट। तो कौन सी चीज डिसाइड कर रही है यहाँ पे? सर एग्जाम का टाइम। एग्जाम का टाइम। तो एग्जाम का जो टाइम जो है वो तुम्हारे इनर्शिया को डिसाइड कर रहा है। तो इनर्शिया का मतलब हुआ लेजीनेस।
कि मुझे तुमसे काम करवाना है, लेकिन मैं कौन सी चीज को चेंज कर दूं। तो यहाँ पे हमारे पास वो फैक्टर है, वो है मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, देन आई रिक्वायर्ड मोर फोर्स टू चेंज द स्टेट। ओके, इफ द मास इज लेस, then I need a less force. So in translation motion, factor that decide the inertia of body is mass. ठीक है, तो अगर मैं समराइज करूं फर्स्ट लॉ को, तो फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था, वी नीड फोर्स, हमें फोर्स चाहिए। फॉर व्हाट? if I want to change the state of any motion in translation motion। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है सेकंड लॉ। क्या होता है सेकंड लॉ भाई? ऊपर स्क्रॉल करो ना। हाँ, सेकंड लॉ क्या था सर? एक्शन रिएक्शन। अच्छा, मोमेंट। सॉरी सर, वो थर्ड The लॉ। rate of change of momentum। यस, सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इक्वल टू होता है dp by dt, वेयर p इज मोमेंटम। ठीक है, क्या होता है मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी है। मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो जनरली जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट होते हैं इज कांस्टेंट। भाई अगर तुमको बोल दिया कि एक कार जा रही है, तो कार का मास तो कैसा कांस्टेंट ही है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि F इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी एम वी बाई डी टी। अगर मास कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो क्या बन जाएगा, m अपना डी वी बाई डी टी। क्या होता है डी वी बाई डी टी? सर एक्सेलरेशन। एक्स है। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है फोर्स वेक्टर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। अब देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, इफ m इज मोर, देन आई रिक्वायर्ड व्हाट? मोर फोर्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा इनर्शिया वाली जो चीज है, उसको डिस्क्राइब करने वाला कौन है? मास। कि अगर तुम्हारा मास ज्यादा है, देन आई नीड मोर फोर्स टू मूव यू, अदरवाइज आई डोंट नीड यू। कम है तो कम में काम चला लेंगे। तो अगर मैं समराइज करना चाहूं, तो सेकंड लॉ ने मुझे, भाई फर्स्ट लॉ ने मुझे क्या बताया था, वी नीड फोर्स। सेकंड वाला मुझे क्या बता रहा है, कितना हाउ मच फोर्स। यस, राइट। इसने कहा कि, इसने बोला आई नीड फोर्स, इसने बोला आई विल टेल यू द क्वांटिटी ऑफ फोर्स, कि मुझे कितना चाहिए। अब पहले लॉ ने बोला कि फोर्स चाहिए, सेकंड लॉ ने आगे फोर्स लगा दिया। अब क्या होगा? फिर हमारे पास में आया थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन, एक्शन का मतलब हुआ फोर्स। भाई एक्शन का मतलब क्या हुआ, तुमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पॉइंट, एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। भाई अगर तुम किसी को थप्पड़ मारते हो, तो सामने वाले इंसान को लगती है, लेकिन तुम्हारे हाथ को भी तो लगती है ना। तो तुमने उसके ऊपर एक्शन किया तो उसको लगा, ठीक है। उसने तुम्हारे ऊपर रिएक्शन किया तो तुम्हें भी लगा। तो तीनों लॉ जो है वो ना रिलेटेड हैं इस टाइप से। तो जैसे अभी किसी ने कहा था कि सर थर्ड लॉ वाला एफबीडी बनाना नहीं आ रहा था, राइट। तो देखते हैं, जैसे कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैंने एक ये रखा हुआ है बॉक्स, इसका मास है m, ठीक है। ओके, बताओ इसका एफबीडी बनाते हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं? 200। तो ये अगर मास है, तो इसके ऊपर एक तो लगेगा mg फोर्स है, ग्रेविटी। एक जो नीचे वाली सरफेस है, ये सरफेस फोर्स लगाएगी इसके ऊपर।
और सरफेस फोर्स लगाती है नॉर्मल, एंड नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज पुशिंग फोर्स, इट ऑलवेज पुश। तो कहाँ की तरफ है ना पुश करेगा इसको, नीचे वाला सरफेस ऊपर की ऊपर तरफ। की तरफ। तो इसके ऊपर ये लग गया नॉर्मल, ठीक है। तो ये है नॉर्मल अप्लाइड बाय ग्राउंड, ठीक है। अब मैं अगर मान लो मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो ग्राउंड का, ये मेरे पास में ग्राउंड है, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, इसके ऊपर भी लगेगा नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल किसने लगाया, ब्लॉक ने। देखो ना ब्लॉक की सरफेस अगर ये है तो ब्लॉक की सरफेस इस पे कहाँ लगाएगी, नीचे की तरफ, ये देखो, ठीक है। तो ये और ये क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ग्राउंड ने ब्लॉक पे लगाया ऊपर की तरफ, ब्लॉक ने ग्राउंड पे लगाया नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये है एक्शन रिएक्शन पेयर। हाँ भाई, किसने पूछा था कि सर मुझे एफबीडी, हाँ तो हो गया क्लियर। यस सर। हाँ, तो इस टाइप से हम बनाते हैं। अब नाउ इफ यू रिमेम्बर इन द लास्ट क्लास वी मे मेड सो मेनी फ्री बॉडी डायग्राम्स, राइट। आज हम उन फ्री बॉडी डायग्राम्स के अंदर देखेंगे। तो हम पहले करेंगे ओनली फर्स्ट लॉ, क्वेश्चन ऑन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इफ एफ वेक्टर नेट, इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स एनी ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज जीरो, सपोज जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स वो जीरो है तो क्या ऑब्जेक्ट होता है, जो स्टेट में था उसी में रहेगा। यस। तो इसका मतलब हुआ स्टेट विल नॉट चेंज, राइट। ये जो चीज है इसके लिए इसका वैसा वर्सा भी प्रूव है। इफ स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग देन F net has to be zero on that object. Okay, so अगर मैं बोलूं कि if object is at rest and it is always at rest, ये तुमको एक स्टेटमेंट मैंने दे दिया, तो इस वाले स्टेटमेंट से कंक्लूड क्या कर सकते हो तुम, उसका एफ नेट हमेशा जीरो रहेगा। yes, तो I will say कि F net has to be zero in all the direction। अगर ऐसा है तो मतलब कि उसका x कंपोनेंट भी कितना होना चाहिए, जीरो, y कंपोनेंट भी जीरो, z कंपोनेंट भी जीरो, तीनों के तीनों को जीरो होना पड़ेगा, तभी तुम्हारा रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, अदरवाइज विल नॉट बी जीरो। सही है ना। तो अब इसके ऊपर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो आज सिर्फ हम करेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड इट इज ऑलवेज स्टेशनरी देन आई विल गेट कि कैसे। तो सबसे पहले अपने सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज एक तुम्हारे पास में रूफ है, ये तुम्हारे पास में स्ट्रिंग है, एक मास को हैंग किया हुआ है, एम, बताओ फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल मेक फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका एफबीडी बनाया, कितने फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, डाउनवर्ड mg, राइट। ऊपर की तरफ स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी ना, टेंशन। ये हॉरिजॉन्टल के अंदर कोई फोर्स है ही नहीं, तो वेरी गुड। अब बताओ क्या करना है मुझे, आई नो दैट द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी स्टेशनरी, है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, बताओ बताओ बताओ, क्या बन जाएगा, टेंशन इक्वल टू जीरो होगा। भाई इसको इक्वल होना पड़ेगा ना mg के। भाई इफ यू हैव टू फोर्सेस और उनका समेशन मुझे जीरो करना है तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा ना, और उन दोनों को अपोजिट अपने एक्ट करना पड़ेगा, तभी तो अपने जीरो बनेगा। तो हमारे पास में आ गया टेंशन इक्वल टू
mg। क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। यस सर। ओके चलो अब मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ। सपोज एक यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे है तुम्हारे पास 5 kg और यहाँ पे है तुम्हारे पास 4 kg। फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। सपोज इसको हमने बोल दिया T1, इसको हमने बोल दिया T2। चलो फाइंड करो। तो पहले एफबीडी बनाओ और उसके बाद में हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ, दैट इफ समथिंग इज इन। ओके हाँ, एक वर्ड और बता देता हूँ, कभी कभी वो वर्ड भी काम में आता है। ये जो चीज है ना, एफ नेट इज 0, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। कि कोई ऑब्जेक्ट है ना इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्स का समेशन 0 है। चलो करो। डन सर। क्या आया? सर T1 90, T2 40। T1 90, T2 40। गुड। यस सर। सर तो डन। हम क्या कर, हाँ सर आ गया आंसर। तो हम क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं। देखो हम शॉर्टकट नहीं मारना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एफबीडी बनाया। ये मेरे पास 4 kg वाला है, यहाँ की तरफ कितना फोर्स लगाएगा 4 इंटू जी, तो कितना बन जाएगा 40। इसके ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है T2। बस हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो इफ एफ नेट इज 0 इसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ, T2 का वैल्यू कितना होना चाहिए 40 न्यूटन। पहले हमने एफबीडी बनाया, अब उसको कंक्लूड किया कि एफबीडी बना के हमने क्या किया। अब देखते हैं ऊपर वाले का बनाते हैं। ये 5 kg, एक तो यहाँ पे mg लगेगा इसका, तो mg कितना बन जाएगा 50। एक इसके ऊपर स्ट्रिंग है, उसकी वैल्यू कितनी है T1, लेकिन एक स्ट्रिंग इसको नीचे की तरफ भी खींच रहा है ना ये वाला, उसकी वैल्यू कितनी है T2। अब बताओ ये भी कैसा इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज एफ नेट इज 0 ऑन दिस। तो एफ नेट अगर 0 है मतलब क्या हुआ, मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो दैट मीन्स T1 equal to T2 plus 50. Now I will put the value of our T2 here. So T1 will become 19 Newton. किस किस का नहीं हुआ ये बताओ। और अभी हम सिर्फ फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जिसमें एफ में Yes. 0 है। Yes, F net is 0 वाले कर रहे, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। When all the forces on a object is 0, that means object is in equilibrium. हाँ भाई हो गया।
चलो आगे आओ। तो ये तो हो गया अपने टेंशन वाले फोर्स। अब थोड़े से करते हैं नॉर्मल वाले। सपोज एक सरफेस है ग्राउंड, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, इसका मास है 5 kg। पूछा है फाइंड नॉर्मल बाय ग्राउंड। हाँ बताओ क्या करोगे? सबसे पहले हम इसका एफबीडी बनाएंगे। तो हमने एफबीडी बनाया, ये लो। इसके ऊपर एक तो mg फोर्स लगेगा इसका डाउनवर्ड mg, तो mg हमारे पास बन जाएगा 50 न्यूटन। अब ये तो सरफेस है, ये वाली सरफेस ग्राउंड, ये कहाँ की तरफ लगाएगा नॉर्मल? ऊपर की तरफ। सपोज इसको मैंने बोल दिया n1। हॉरिजॉन्टल में वी डोंट हैव एनी फोर्स, सो इफ f net is 0 because the object is at rest, वो तो रखा ही हुआ है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मतलब कि यहाँ पे n1 का वैल्यू कितना बन जाएगा? 50 न्यूटन। फाइन, आगे आओ। अब मुझे करके बताओ, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, इसका मास है मान लो 5 kg। इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है 3 kg। इसका नाम है A, इसका नाम है B, और ये हमारे पास में ग्राउंड। फाइंड नॉर्मल बिटवीन A एंड B एंड A एंड G। चलो सॉल्व करो। डन सर। ओके, क्या आंसर आया बेटा? सर 30 और 80। ओके, तो पहले बताओ, जो जब तुमने 30 नहीं, ब्लॉक 3 kg वाले का एफबीडी बनाया, तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स कहते सर रिप्रेजेंट? नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल। नॉर्मल। ओके, तो देखो ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये जो ब्लैक कलर वाली बनाई है, यहाँ पे एक लगेगा नॉर्मल। ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर की तरफ लगेगा। सपोज उसको मैंने बोल दिया n1, और जो नीचे वाले के ऊपर कहाँ की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ n1। ये हमारा एक्शन रिएक्शन। नीचे वाला जो ब्लॉक है, ये वाला नीचे वाला ब्लॉक और ग्राउंड, इसके ऊपर ये जो है ब्लॉक, इसके ऊपर की तरफ लग गया n2, और ये जो हमारा ग्राउंड है इसके ऊपर नीचे की तरफ लग गया n2। और इसके ऊपर भी mg तो लगना ही है, वो तो हमेशा ही लगता है, और इसके ऊपर भी वो तो लगना ही है mg। तो नाउ विल मेक द एफबीडी। तो पहले छोटे वाले ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। इसके ऊपर यहाँ की तरफ लगेगा mg, तो mg का वैल्यू कितना बन जाएगा? 30, बिकॉज मास इज 3। और ऊपर की तरफ लग रहा है हमारे पास में n1, एंड वी नो दैट f net इज 0। तो मैं क्या लिख दूंगा कि n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। अब अगर मैं सेकंड वाले का एफबीडी बनाऊं, तो सेकंड वाला, उसके नीचे की तरफ एक तो mg लगना है उसका, उसकी वैल्यू तो 50 हो गई। एक नीचे वाला जो ग्राउंड है उसने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, जिसको मैंने लिखा था n2। ब्लॉक ए ने बी के ऊपर नीचे की तरफ लगाया था n1। अब अगर ये कैसा इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स F net on this object has to be 0। तो ऊपर की तरफ तो फोर्स लग रहा है n2, और नीचे की तरफ लग रहा है n1 प्लस 50। ठीक है, यहाँ पे n1 की वैल्यू 30 है, तो n2 कितना बन जाएगा?
80। ठीक है, अब चाहिए तो आगे वो लगा दो, यूनिट लगा दो 30 न्यूटन। सर तो फिर वो BNG होना चाहिए। हाँ सर, सर वो ANG BNG कैसे क्यों? हुआ? ANG सर ANG ग्राउंड B पे लगाएगा ना नॉर्मल। हाँ तो बी पे ही तो लगाया, नहीं तो मैंने तो इसको बोला ना बी, ये बी है, ये हमारे पास में सर आपने क्वेश्चन में एंड जी लिखा है। ANG। अरे नहीं भाई, उसके बीच तो आएगा ही नहीं ना, ए और ग्राउंड तो कांटेक्ट में नहीं है ना, तो उनके बीच में कहां से लगेगा? नॉर्मल फोर्स इज द कांटेक्ट फोर्स, ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में होना पड़ेगा, है ना। ठीक है भाई। सर हाँ हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सर, हमें कंसिडरेशन में क्या लेना है? पहले जो छोटा मास का है, जो जिसका मास छोटा है वो लेना है, या जो नहीं 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 पहले ग्राउंड को नहीं टच नहीं जिस करता है? नहीं, जिस ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्सेस सबसे कम है, सबसे पहले उसका बनाते हैं, मतलब अच्छा होता है ना भाई। सबसे पहले एग्जाम में क्या करते हो? इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो सबसे पहले ऐसे ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाओ जिसपे नंबर ऑफ फोर्सेस सबसे कम है। तो मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट ए पे नंबर ऑफ फोर्सेस आर 2, है ना, और जो ऑब्जेक्ट बी है उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस आर 3। तो पहले मैंने 2 वाले को सॉल्व किया, इजी वाले को। फाइन। हाँ भाई, सही है। यस सर। ओके, तो ये तो हमने स्ट्रेट लाइन वाले कर लिए भाई। स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर तुमको वेक्टर्स को जीरो करना है तो एकदम ही आसान होता है। अब सपोज इफ वेक्टर्स आर एट सम एंगल, तो फिर उनका एडिशन कैसे करते हैं? हाँ भाई, इफ वेक्टर्स आर एट एंगल, जैसे हाँ बोलो बेटा। कंपोनेंट्स ले लेंगे। कंपोनेंट्स करके, सपोज हमारे पास में एक बहुत बड़ा बॉल है एक, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो क्या हुआ? गिर जाएगा ना ये तो। यस, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग बांध दी ऐसे, यहाँ पे कहते हैं सेंटर से, ठीक है। और ओके, अगर सपोज मैंने स्ट्रिंग ऐसे बांध दी, तो क्या स्ट्रिंग किसी एंगल के ऊपर है ना रह सकती है? नहीं ना भाई, अगर स्ट्रिंग से बांधोगे तो ऐसा केस बन जाएगा ना कि एकदम वर्टिकल हो जाएगा वो। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दिया। यहाँ पे हमने एक ये लगा दी, वॉल लगा दी, ये वॉल। अब तो हो सकता है किसी एंगल पे लाइन, हाँ। है ना। ये अब बताओ, इस बॉल पे कितने फोर्स लग रहे हैं? नंबर ऑफ फोर्सेस बताने हैं बस मुझे। सर 3 लग रहा और है। मैंने सर 3। सपोज ये एंगल तुमको थीटा दिया हुआ है, तो देखो एक तो स्ट्रिंग लगा रही है टेंशन, वो तो ऊपर की तरफ आएगा टेंशन, तो क्योंकि पुलिंग फोर्स है। एक जो ये वाली सरफेस है ये लगाएगी नॉर्मल, यहाँ की तरफ नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। एक इसके ऊपर क्या लगेगा, mg, नीचे की तरफ, ठीक है। तो फाइंड नॉर्मल एंड टेंशन फोर्स, बताओ क्या होगा? सर टेंशन जो है वो नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल यस, होता अरे तो उसका मुझे आंसर बताओ ना, थीटा की फॉर्म में और mg की फॉर्म में।
सर नॉर्मल फिर t cos थीटा हो जाएगा और mg t sin थीटा। मुझे आंसर किसका चाहिए बेटा? आई वॉन्ट आंसर ऑफ नॉर्मल एंड टेंशन। तुमको उसका मास दिया हुआ है, m मास दिया हुआ है, ठीक है, तुमको थीटा दिया हुआ है। दैट मीन्स इन योर आंसर m एंड थीटा कैन कम, ठीक है ना, बाकी और चीजें नहीं आ सकती हैं। सर जो टेंशन है वो mg/cos थीटा और जो नॉर्मल है वो mg tan थीटा। यस सर, यस, गुड गुड। सर n की वैल्यू क्या है एक बार फिर से बताओ। तो चलो इसका एफबीडी बनाए पहले। तो हमने एक्स वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट्स है ना, तो देखो हमने क्या किया, हमने पहले इसको ये बनाया पॉइंट, इसके ऊपर एक तो एमजी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, एक यहाँ की तरफ क्या लग रहा है नॉर्मल, और यहाँ की तरफ टी अपना टेंशन, राइट। अब इसके कंपोनेंट करते हैं, क्योंकि हमको इन का वेक्टर समेशन, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ का एंगल भी थीटा बन गया ना, ये एंगल। तो ये तो टी है, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, टी कॉस थीटा, यहाँ क्या आएगा टी साइन थीटा। देखो अगर तुमको याद हो, सेम क्वेश्चन मैंने तुमको वेक्टर एडिशन में करवाए थे, और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन मैंने फिर से कराऊंगा मैं एनएलएम में। सेम क्वेश्चन करवाया था बॉल वाला, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या बनेगा, एक पॉइंट है जिसमें यहाँ की तरफ क्या लग रहा है n, यहाँ की तरफ क्या लग रहा है t साइन थीटा, ऊपर की तरफ t cos थीटा, और यहाँ की तरफ mg। और मुझे पता है कि इन चारों फोर्स का समेशन क्या है 0, तो अब तो हो जाएगा ना। तो क्या लिख दोगे, n इक्वल टू टी साइन थीटा एंड mg इक्वल टू टी cos थीटा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो अपना t का वैल्यू आएगा mg/cos थीटा, और n का वैल्यू बन जाएगा mg tan थीटा। बताओ किससे नहीं हुआ ये? सर मेरे से नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया बेटा, बताओ कहाँ गलती किया तुमने? सर फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने वो थीटा को लेके थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अच्छा ठीक है, तो हमको एंगल को ध्यान में रखना है। और जो हमारे भाई देखो, जब भी हम कंपोनेंट करते हैं वेक्टर के, तो तुमको एक चीज बताई थी कि एक्स वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट एक्सिस। तो जब भी हम कंपोनेंट करते हैं तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही करते हैं, ठीक है ना। तुमको याद है यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी थी, कहाँ गई वो, ये फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, वाई कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, और जेड कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, तीनों कंपोनेंट 0 होने चाहिए, इसलिए। ठीक है, और करें? हाँ भाई, यस सर। चलो और करते हैं। सपोज एक हमारे पास ये है वेज है एक, तो ऐसा होता है ना वेज, और स्मूथ है, फ्रिक्शन की बात ही मत करना। अगर एक ब्लॉक को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मास m है, तो क्या होगा, स्लिप हो जाएगा ना ये तो। हाँ भाई, यस सर। हाँ सर। तो हमने क्या किया, इस ब्लॉक को बांध दिया एक स्ट्रिंग से, यहाँ पे एक हमने हुक लगाया और इसको स्ट्रिंग से बांध दिया। अब तो नहीं जाएगा कहीं भी, अब तो रुका रहेगा ना वेज के ऊपर। तो फाइंड नॉर्मल ऑन मास m टेंशन इन स्ट्रिंग करो भाई। अब तो स्टेशनरी रहना पड़ेगा ना उसको, तो वी हैव टू फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड कहते टेंशन।
सर n जो है वो mg cos थीटा आ रहा है और t जो है वो mg sin थीटा cos थीटा आ रहा है। क्या 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 सर ई का वैल्यू नॉर्मल कितना जो है आएगा? वो mg cos थीटा है। इसका वैल्यू नॉर्मल का? यस सर। राइट, सही है। सर टेंशन का सही mg sin थीटा cos थीटा। नहीं, सर टेंशन का मुझे mg sin थीटा आ रहा है। यस सर, सही है। सेम। यस सर, mg सही। sin थीटा आ यस रहा है। सर। देखो चलो इसका एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये एक लाइन तो ये ले ली, राइट। एक लाइन हमने ले लिया इसके और परपेंडिकुलर। वही मैं एक्सिस कौन से लेते हो वो तो हमारी मर्जी है ना, उसके अंदर किसी का बाउंडेशन थोड़ी ना है। हमको पता है कि mg फोर्स कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पर। ये एंगल हमको थीटा दिया हुआ है ना, ये एंगल थीटा। तो बताओ यहाँ का एंगल कितना होगा, ये वाला जो मैंने वो बनाया एंगल 90 माइनस थीटा। 90 माइनस 90 थीटा। माइनस थीटा ना, क्योंकि ये देखो, क्योंकि ये जो लाइन है वर्टिकल है, तो वो 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। थीटा डबल वाला, ठीक है। तो ये तो याद रखना ही, तो दिस एंगल इज थीटा। अब बताओ, मैं नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है, सरफेस के अपने परपेंडिकुलर, ये लग गया नॉर्मल, ठीक है। टेंशन कहाँ लगेगा, जिस लाइन के अलोंग हमारे पास में स्ट्रिंग है, यहाँ पर टी। अब बताओ, अगर इन तीनों फोर्स का समेशन मुझे 0 करना है तो कैसे करो। हमने क्या किया कि mg के कंपोनेंट ले लिए। mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos थीटा, क्योंकि इस लाइन के साथ में एंगल है ना। और mg का इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, mg sin थीटा। सही, कूल। अब देखो, अब हमने सारे कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर अपने डायरेक्शन में कर लिए हैं। तो ये नॉर्मल इसके सामने क्या है, mg cos थीटा, तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा। और अगर मैं ऐसे ही ये वाला ले mg sin थीटा, इसके सामने क्या है, t, तो अब t का वैल्यू क्या बन जाएगा, mg sin थीटा। बस हो गया। अभी ये तो अपना खत्म हो गया ना, क्योंकि इसके तो हमने कंपोनेंट कर दिए एंड बोथ द एक्सिस आर परपेंडिकुलर, तो कोई इशू भी नहीं है। देखो ना, यहाँ भी एंगल कितना है 90, ये भी एंगल कितना है 90, ये भी एंगल कितना है 90, तो कहते हैं सब कुछ 90 है। सही है। यस सर। हाँ भाई, किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें? हो गया ना सबका? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करो। इसमें तो एंगल मैंने तुमको कोई बता दिया था, अब मैं तुमको एंगल नहीं बताऊंगा। देखो, ये हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल ये है, लेवल है। यहाँ पे हमने एक ऐसा स्टैंड बना रखा है, एक ऐसा स्टैंड बना रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। और एक हमने स्फेयर रखा हुआ है, स्फेयर, ये जो स्फेयर है ये इसका सेंटर है, और इसका जो है रेडियस जो है वो भी r है, और ये ऐसे बीच के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया a, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया b। फाइंड नॉर्मल बाय पॉइंट a एंड b। चलो करो, इसका मास m है।
सर ए और बी का डिस्टेंस आर है ना हाँ वो तुमको दिया हुआ है सर, तो मतलब एग्जैक्टली हाफ पॉइंट पे वो बॉल अटका हुआ है ना। हाँ ठीक है, असिमेट्री से कह सकते हैं। सर mg √3/2 है क्या? क्या या mg √3/2? √3/2? नहीं बेटा, सर mg/√2। नो। सर mg/√2 सर क्या है mg बाई √2। √2 नहीं आएगा। ट्राई करो, थोड़ा मेहनत करो, एंगल वेंगल निकालो, ज्योमेट्री लगाओ थोड़ी सी। हाँ भाई, किसी का mg बाई √3 आया? सर रेडियस का आर और डिस्टेंस का आर अलग अलग है ना? नहीं भाई, सेम है ना, लिखा तो हुआ यार, कैपिटल आर कैपिटल आर। ओके सर। नहीं तो एंगल कैसे निकालोगे भाई? अगर स्फेयर का आर बहुत छोटा हुआ तो गिर जाएगा ना नीचे, वो तो बीच में से निकल जाएगा। तो तुमको दिया हुआ है कि वो भी आर है। तो देखो, पहले थोड़ी सी लगाते हैं ज्योमेट्री। भाई ये पॉइंट ए, ये मान लो इसका सेंटर ओ और ये बी, अगर मैं तीनों पॉइंट को मिला दूं तो क्या बनेगा? इक्विलेटरल कहते ट्रायंगल आएगा ना। ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, राइट? इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाँ एंगल सर, कितना होता है? 60। 60। तो अगर मैं ये अपना वर्टिकल लाइन ले लूं तो वर्टिकल लाइन के साथ में कितने एंगल बनेंगे? 30-30। हाँ ठीक है। नॉर्मल फोर्स हमेशा कहां से पास होता है? यहाँ से पास होता है ना, सेंटर से। तो सपोज इसको मैंने बोल दिया N1, और जो यहां से पास हो रहा था इसको मैंने बोल दिया N2, और जो mg फोर्स लगेगा वो कहां पे लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड mg। तो आई हैव 3 फोर्सेस ऑन स्फीयर। तो ये लो, ये एफबीडी बना दिया। ये एफबीडी के मैंने एक ये वाला एक्सिस बना दिया, एक ये वाला एक्सिस बना दिया। यहाँ की तरफ क्या फोर्स लग रहा है? डाउनवर्ड mg। एक नॉर्मल यहाँ की तरफ लग रहा है, जिसको मैंने बोला है N1। एक नॉर्मल यहाँ की तरफ लग रहा है, जिसको हमने बोला है
N2, और हमको एंगल भी दिए हुए हैं भाई, ये एंगल अगर 30 है तो ये भी 30, तो ये एंगल भी 30 है और ये एंगल भी 30 है। बस हो गया क्वेश्चन। अब तो कर लोगे, क्या बताऊं इसके बाद भी? हो जाएगा सर। अब यार कंपोनेंट करो, ठीक है। इस फोर्स का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, N1 sin 30। इस फोर्स का इधर क्या आएगा, N2 sin 30। फिर अब इनके ऊपर की तरफ कंपोनेंट करते हैं, ठीक है। इसका भी ऊपर आएगा N2 cos 30। इसका क्या बन जाएगा, N1 cos 30। अब देखते हैं, अब जो कंपोनेंट है वो ऐसे हो गए, यहाँ की तरफ N1 sin 30, यहाँ की तरफ N2 sin 30, यहाँ की तरफ mg, और ऊपर की तरफ N1 plus N2 cos 30। परपेंडिकुलर है सब कुछ, तो हमारा 0 होना चाहिए, उसका x कंपोनेंट भी 0 और y कंपोनेंट भी 0। तो जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो हमारे पास में क्या आएगा, N1 इक्वल टू N2, क्योंकि sin 30 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं वो वर्टिकल वालों को करूंगा, ये और ये, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, N1 प्लस N1, क्योंकि मैं N1 N2 इक्वल ही है। cos 30 कितना होता है, √3/2, शुड बी इक्वल टू mg। N1 प्लस N1 क्या बनेगा, 2N1 √3/2 इक्वल टू mg। तो N1 की वैल्यू बन जाएगी mg/√3। तो N1 इक्वल टू M2 इक्वल टू mg/√3। बताओ कहाँ गलती किया तुम लोगों ने, √2 किसका आ रहा था? सर मैंने एक्चुअली है ना N1 और N2 के अलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए थे, लेकिन तो भी अभी समझ नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पे गड़बड़ी की। नहीं, तुमने क्या गड़बड़ की, N1 और N2 के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना। तो तुम एक्सिस कैसे ले सकते हो, मतलब एक्सिस तो परपेंडिकुलर होते हैं हमारे। ओके हाँ, इसलिए मुझे अलग आ रहा है। हाँ, तो तुम्हारे एंगल ही ये गलत हो गए, ओके है ना, ठीक है ना। इसलिए हमको ये देखना है कि जो भी हमारे एक्सिस हैं वो 90 डिग्री पे होने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर ही फिर लिखोगे ना कि समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, तभी हमारे पास में रिजल्टेंट इक्वल टू है ना 0 आएगा। ठीक है, हाँ भाई कूल। सर इसमें आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल का थोड़ा यूज किया कॉन्सेप्ट, और कोई मेथड है क्या सर इसको सॉल्व करने? अरे नहीं भाई, तुम एक बात बताओ, तुमको उसके बीच का डिस्टेंस मैंने क्यों दिया भाई? वो इसीलिए तो दिया था ताकि तुम उसे एंगल फाइंड कर सको। इस वाले क्वेश्चन के अंदर तुमको मैंने एंगल दे दिया था पहले। इस वाले एंगल के अंदर मतलब एक और चीज थी कि तुमको एंगल भी अपने आप ही फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन के अंदर वैरायटी तुम देखोगे ना, हर क्वेश्चन के अंदर एक डिफरेंट चीज आ रही है, सो हमको उन चीजों का ध्यान रखना है। हाँ सर। सर एक बार थोड़ा नीचे लो। नीचे? हाँ सर। हाँ ये लो। ओके सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो लास्ट, आज के लिए काफी रहेगा फिर। सपोज एक ऐसा है, ये यहाँ पे एक सरफेस है, एक ये है और एक ये है। ये एंगल हमारे पास में थीटा है, ठीक है। इसका मास m। अब हमारे पास सरफेस ये है, ये सरफेस है S1, ये सरफेस है S2। फाइंड नॉर्मल फोर्सेस बाय
सरफेस 1 एंड सरफेस 2। चलो करो। एक स्फेयर को हमने ऐसे बीच में फंसा रखा है ना, तो बताओ व्हाट विल बी द रेशियो। करना हमको वही है, पहले हमको एफबीडी बनाना है, फिर हमको कंपोनेंट करना है। सर n1 mg tan थीटा और n2 mg by cos थीटा। हाँ भाई, बाकी लोग सही है क्या? बनाओ एफबीडी। कितना फोर्स लगेंगे? 3। सर सही है N1 क्या आंसर? पता नहीं यार, देखते हैं। देखो ये जो सरफेस है, S1 जो सरफेस है, ये तो यहाँ की तरफ लगाएगी, राइट। सपोज इसको मैंने बोल दिया N1, ठीक है। ये जो सरफेस है ये यहाँ की तरफ लगाएगी अपने परपेंडिकुलर। सपोज इसको हमने बोल दिया N2, और एक इसके ऊपर लगेगा mg डाउनवर्ड, ये mg। अब हमको एंगल निकालना है बेसिकली, है ना, काम की चीज तो एंगल ही है। ये देखते हैं, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बन जाएगा भाई? 90 माइनस थीटा। ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है ये वाला, तो ये जो एंगल है ये भी क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा सर। 90 माइनस थीटा ना, देखो दो पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो ये जो एंगल है ये कितना बन जाएगा? सर थीटा। थीटा। तो हमारा सिंपल सा फंडा क्या बन गया कि हमने दो लाइन बनाई, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है? mg। एक हमारा यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल 2। नॉर्मल 2 का वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बन रहा है? थीटा। एक हॉरिजॉन्टल में लग रहा है n1। बस इतने फोर्स है ना। कंपोनेंट करेंगे, इधर क्या आएगा? n2 साइन थीटा, ऊपर की तरफ n1 cos थीटा। सर n2 cos थीटा। n2 cos थीटा, सही है। अब मतलब हॉरिजॉन्टल वाले बैलेंस कर दो, वर्टिकल वाले बैलेंस कर दो। तो जब हॉरिजॉन्टल वाले बैलेंस करोगे, या फिर पहले वर्टिकल वाले बैलेंस कर दो, तो n2 cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, ठीक है। तो n2 cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg। तो यहाँ से n2 का वैल्यू बन जाएगा mg बाई cos थीटा। ये तो हमारा एक आंसर तो बन गया। अब सेकेंड टाइम क्या करेंगे? n1 शुड बी इक्वल टू n2 sin थीटा। तो n1 शुड बी इक्वल टू n2 sin थीटा। n1 हमारे पास n2 की वैल्यू कितनी है? mg बाई cos थीटा, ठीक है ना। तो mg बाई cos थीटा sin थीटा, तो क्या बन जाएगा? mg tan थीटा। ये हमारे पास में, तो बस हो गया क्वेश्चन। हाँ भाई, किस किस का आया? सर मेरा एंगल आया। से फाइंड आया, करो, आया। पता नहीं चला। हाँ सर आया। हाँ क्या बेटा?
अभी किसने बोला कि कुछ समझ में नहीं आया? सर एंगल कैसे फाइंड आउट करना है उसको समझ नहीं। एंगल कैसे फाइंड आउट किया? देखो ये एंगल हमको दिया हुआ था थीटा, राइट? हमको पता है जो ये वाली लाइन है, क्या तुम रेड वाली लाइन को देखो, क्वेश्चन में समझ में आ गया सर, पर बाकी मतलब क्वेश्चन से आप पता नहीं चला एंगल किससे कैसे लेना है। नहीं भाई, एंगल निकालने के लिए ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी तुमको, इसके लिए कोई वो नहीं है, कोई कह दो कि ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। तुमको हमेशा कभी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कभी कहते राइट एंगल ट्राइंगल, है ना? ठीक है ना? तो हर क्वेश्चन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होएगी। जैसे यहाँ पे हमने ज्योमेट्री लगाई, कहता ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे हमने और कुछ किया, तो यार वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको करना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट वेयर यू कैन बी क्रिएटिव, कि कौन कितना जल्दी करता है। देखो हर किसी को पता होता है कि फोर्सेस को बैलेंस करना है, कंपोनेंट करने सबको आते हैं। तो देखो ट्रिक वाली चीजें कौन सी होती हैं कि तुमने कौन से एक्सेस लिए हैं। सेकंड चीज ये होती है कि तुमने एंगल कितना जल्दी फाइंड किया, बस। कॉन्सेप्ट कोई मुश्किल नहीं है, उसको अप्लाई करना मुश्किल है। अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस को जब तुम देखो ना, हर टाइप के क्वेश्चन की जो वैरायटी है उसका एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फाइन, चलो होमवर्क लेक्चर 2 के अंदर जो अपने एग्जांपल दिए हुए हैं ना वो करना है, और एससीवी के अंदर जो भी तुमको इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन मिल जाए उन सबको कर लेना। यस यस सर। चलो बाय। सर मुझे ना हाँ। एक डाउट था। बोलो बोलो। कल आई मीन जो भी पहले क्लास हुआ था ना, तभी आपने एक होमवर्क दिया था कि एफबीडी बनाना है। तो उसके अंदर हाँ। जो आपने बुकलेट दी थी ना, उसके अंदर डी वाले में मुझे डाउट था, लिफ्ट वाला था वो। छोड़ दो अभी, ठीक है? एक और अभी बात, जब अभी हम करेंगे ना, कहते हैं सेकंड लॉ करेंगे, नहीं मतलब इसी के अंदर करेंगे, अगली क्लास के अंदर बताता हूँ। उसके अंदर एफबीडी भी बनाएंगे। मोशन में नहीं था लेकिन। हाँ स्टेशनरी है, कोई बात नहीं, हम बैलेंस कर देंगे। सर हम कहेंगे और सर जो पुली वाला ना, उसमें भी मुझे डाउट आ रहा है। कौन सा पुली वाला बताओ, क्वेश्चन बताओ ना, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन नहीं पता मुझे। सर जी वाला। हाँ जी, क्वेश्चन जी था। अरे क्वेश्चन भेजो ना मेरे पास, मैं क्वेश्चन कहाँ से लाऊं? जब वो आपने बुकलेट दिया था ना 1 to 8, वो थ्योरी वाला, उसमें। हाँ तो मेरे हाथ में थोड़ी ना है बेटा वो। अच्छा ओके भेज दीजिए। रुको चलो मिल गया। हाँ इसके अंदर कौन सा? जी GHI क्या हुआ इसमें बताओ? सिंपल सा तो है ये तो। सर इसके इसमें क्या अंदर हुआ? जो पुली वाला है ना, उसमें इसमें पुली जो पुली है ना, उसके अंदर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे करना वो नहीं समझ में आ रहा। तो ये भाई ये देखो ना, इसके अंदर तुम्हारे पास में एक बॉक्स है, ये तुम्हारे पास ग्राउंड एक बॉक्स है, यहाँ पे पुली है, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ पे। सपोज ये M1, ये M2, ये M3, ठीक है? तो पहले M1 का बनाते हैं। M1 यहाँ पे क्या लग रहा है? M1G ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल 1, और यहाँ पे क्या लगेगा? टेंशन। हाँ सही है ना? हाँ। ओके अब बात करते हैं M2 की। M2 यहाँ पे क्या लगेगा? M2G ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी उस पे? यहाँ की तरफ। सपोज उसको मैंने बोल दिया N2 बोल दिया, हाँ है ना? ठीक है, पुली की अब इसकी बात करते हैं। M3 की
ठीक है। तो M3 जो है, अगर मैं उसको तुमको दिखाऊं, M3 क्या है अपने आप में, M3 अपने आप में इतनी चीज है ना, ये पूरी, ये देखो ये वाली, ये सब कुछ है ना M3। हाँ तो देखो अगर मैं ये बनाया M3, इसके ऊपर एक तो क्या लगेगा M3G, एक तो ये वाली सरफेस है, नीचे वाली जो सरफेस है ये क्या लगाएगी नॉर्मल ऊपर की तरफ। तो सपोज उसको मैंने बोल दिया N0। ये M1 और M3 के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा था, N1। अगर तो वो कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा ना, N1। हाँ। M2 और M3 के बीच में कहाँ लग रहा था, N2। कहाँ की तरफ, इसके ऊपर कहाँ लगेगा, लेफ्ट में लगेगा या राइट में लगेगा, लेफ्ट में। तो ये लो N2। ये स्ट्रिंग कहाँ की तरफ खींच रही है इसको, यहाँ की तरफ, हाँ। ठीक है ना। तो यहाँ की तरफ T1, यहाँ की स्ट्रिंग कहाँ खींच रही है इसको, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ T। ओके, तो ये दोनों जो पुली वाली चीज है और M3 के बीच में एक भी नहीं लगेगा। वो तो एक ही बात है ना, कंबाइन कर दिया ना मैंने तो उसको उसके साथ ही। सर आप एक बार वापस वो T1 वाला समझा सकते हो क्या सर, आपने वो T1 और N2 को सेम लाइन पे बनाया मतलब। अरे ये कहाँ की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ है ना, ये तो टेंशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये हो गया ना वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये कहाँ की तरफ थी, हाँ पर वो ये आप जो बना रहे हो M3 का है ना। हाँ, तो ये तो इसके साथ अटैच है ना, ये तो पूरा, तो ये जो पूरा पर्पल वाला जो डायग्राम देखो, ये पूरा M3 है। ठीक है सर, है ना, इसलिए ठीक है भाई, चलो इसका होमवर्क करना, फिर अपने करते हैं मंडे को। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you.